आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मुझे ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। सड़क पर धूल उड़ा रही थी। दोपहर का सूरज जैसे थक कर सिर झुका चुका था। बस ने गांव के स्टैंड पर धीरे से रुकते हुए एक लंबी सांस छोड़ी और दरवाजा खुला। अर्जुन ने बैग उठाया, आंखें झपकाईं और बाहर कदम रखा। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, वही गंध जो शहर के वातानुकूलित दफ्तरों में कहीं खो जाती थी। 5 साल हो गए थे। आखिरी बार जब वह इस गांव आया था तब मां की तबीयत बिगड़ गई थी। अब पहली बार छुट्टी लेकर लौटा था। न काम की मजबूरी थी, न परीक्षा की चिंता। गांव वही था, लेकिन कुछ बदला बदला सा भी लग रहा था, जैसे वो पुराना रेडियो जिससे हर सुबह भजन गूंजते थे अब खामोश हो गया हो। सड़कें वही थीं, लेकिन सूनी। रास्ते में 1-2 पहचाने चेहरे मिले, पर सबने बस सिर हिलाया, जैसे किसी मेहमान से व्यवहार कर रहे हों, अपने ही गांव के बेटे से नहीं। बचपन वाला कच्चा रास्ता पकड़कर अर्जुन घर की ओर चला। एक वक्त था जब वह इसी रास्ते से स्कूल जाता था, नंगे पांव, एक बोरी में किताबें और हाथ में पानी की छोटी सी बोतल। वो पीपल का पेड़ आज भी वहीं था, पर उसका झुकाव अब जैसे और भारी हो गया था, जैसे वो भी कुछ थामे हुए हों। घर का दरवाजा खुला था। पुराने लकड़ी के फाटक की चरमराहट अब नहीं थी, शायद हाल ही में नया बनवाया गया था। जैसे ही अर्जुन ने आंगन में कदम रखा, मां बाहर आईं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में वही उजास। अर्जुन। आवाज में कंपन था, जैसे नाम लेते ही सालों की दूरी घुल गई हो। अम्मा। अर्जुन ने बैग जमीन पर डाला और मां को गले से लगा लिया। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे, बिना कुछ बोले। भावनाएं शब्दों की जरूरत से परे थीं। घर में सन्नाटा अंदर कदम रखते ही अर्जुन को एहसास हुआ, यह वही घर था, लेकिन आत्मा जैसे कहीं जा चुकी थी। आंगन में न तो वह गाय थी, न वो हल्की रस्सी जो दीवार से बंधी रहती थी। गोबर की गंध जो सुबह के समय छपाई के साथ आती थी, अब गायब थी। गाय को क्या हुआ अम्मा? बेच दी, मां ने बर्तन धोते हुए कहा, बिना आंखें मिलाए। क्यों? अब दूध कौन निकाले? तेरे बाबूजी अब खेत नहीं जाते। क्या मतलब? बाबूजी खेत नहीं जाते? मां चुप हो गई। बर्तन धोने की आवाज जैसे जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने बात आगे नहीं बढ़ाई, पर मन में सवालों की बाढ़ थी। घर का पिछवाड़ा अब सूना था। जहां कभी बैल बंधे रहते थे, वहां अब टूटे मटके और सूखी घास का ढेर था। कहीं से कोई जीवन की गंध नहीं आ रही थी। पिता की अनुपस्थिति शाम हो चुकी थी। मां ने बाजरे की रोटी और सरसों की चटनी रख दी थी। बाबूजी नहीं आए अभी तक? अर्जुन ने पूछा। वो बाहर बैठे होंगे, अर्जुन ने चौंक कर पूछा। बाहर? खेत पर? मां ने सिर झुका लिया। अब वहां कोई खेत नहीं बेटा, वो बेच दिए 2 साल पहले। वक्त जैसे थम गया हो। क्या? हाँ, जब तेरे बाबूजी बीमार पड़े थे, डॉक्टर ने बाहर ले जाने को कहा था। तेरे शहर में पढ़ाई का खर्चा भी चल रहा था, तो खेत बेच दिए? हाँ, मजबूरी थी बेटा। अर्जुन की सांसें रुकने लगी। बचपन के सारे दृश्य आंखों में तैरने लगे। खेतों में दौड़ना, पिता का हल चलाना, पहली बार बारिश में मिट्टी की सौंधी महक सूंघना। और अब कुछ भी नहीं। भूला हुआ अतीत लौटता है रात में। वह आंगन में चारपाई पर लेटा रहा, आंखें खुली थीं। चांद की चांदनी बिखरी थी, लेकिन वह शांति नहीं दे रही थी, उल्टा बेचैनी बढ़ा रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, फिर सन्नाटा। उसने करवट बदली, आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। उसकी यादों में पिता का चेहरा था, मिट्टी से सना, धूप से काला पड़ा चेहरा, लेकिन आत्मा से चमकता हुआ। वह दिन याद आया जब अर्जुन ने पहली बार हल को छूकर कहा था, मैं भी खेत जोतूंगा बाबूजी। और बाबूजी ने हंसकर कहा था, पहले किताबें जोत बेटा, फिर धरती समझ में आएगी।
किताबें जो दी अर्जुन ने, इंजीनियर बना, नौकरी की, शहर में एक किराए का फ्लैट, 4 दीवारी, हफ्ते की मीटिंग। पर आज पहली बार समझ आया कि असली जमीन तो पीछे छूट गई थी। अगली सुबह का संकल्प, सुबह की पहली किरणों के साथ अर्जुन जागा। चाय पीते हुए मां को देखा। उनका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में राहत थी, जैसे बेटे का लौटना ही अब खेत जैसा लगता हो। अम्मा, खेत किससे बेचे? मित्तल साहब ने खरीदे, शहर से हैं, वहां अब कुछ बन रहा है, शायद फैक्ट्री या गोदाम। मैं खेत देखने जाऊंगा। मां चुप रही। अध्याय का अंत। सन्नाटा गूंजता है। अर्जुन अकेला निकला, उसी रास्ते पर जो कभी पिता के साथ तय किया था। हवा वही थी, मिट्टी वही थी, पर हर कदम पर कुछ खोया सा महसूस हो रहा था। जब वह वहां पहुंचा जहां उसका खेत हुआ करता था, तो सामने एक बैनर था, प्रॉपर्टी ऑफ मित्तल एंटरप्राइजेस, साइट निर्माणाधीन। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। बचपन के वो तमाम दृश्य, पिता की हंसी, मां की फसल काटते समय की लोरी, भैया की पतंग, बहन की चूड़ियां, सब धूल में मिल गए थे। उसने झुका सिर और हाथ में थोड़ी सी मिट्टी उठाई। उसने बस इतना कहा, तुम्हें बेचा गया, लेकिन मैं लौट आया हूं। अर्जुन लौट तो आया था, लेकिन अब वह पहले जैसा बेटा नहीं रहा था, और बाबूजी पहले जैसे पिता नहीं रहे थे। घर के भीतर जैसे कोई अदृश्य पर्दा था, जो शब्दों को रोकता था, भावनाओं को बांधता था। शाम के वक्त जब मां ने बताया कि बाबूजी अब पेड़ के नीचे ही बैठे रहते हैं, अर्जुन बिना बोले बाहर चला गया। आंगन पार करके बाईं तरफ की वो पगडंडी पकड़ ली जो बगीचे तक जाती थी। वही पुराना नीम का पेड़ जिसकी छाया में गर्मियों की दोपहरें बिताई थीं, और उसी छांव में बैठे थे बाबूजी, चुप, स्थिर और जैसे किसी और जमीन पर। उनके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो अर्जुन को याद थी। अब वहां थकान थी और कुछ हद तक खालीपन। प्रणाम बाबूजी, अर्जुन ने धीरे से कहा। बाबूजी ने सिर घुमाया, आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन होंठ नहीं हिले। कैसे हैं आप? ठीक, एक छोटा सा उत्तर, जैसे भाषा अब बोझ हो गई हो। अर्जुन बैठ गया उनके पास। दोनों के बीच कुछ मीटर की दूरी थी, पर असल दूरी ज्यादा थी। 5 साल, बेचे गए खेत और टूटे हुए संवाद। बातचीत जो कभी नहीं हुई। मां ने बताया, खेत बेच दिया आपने? बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। इतनी बड़ी बात, और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया? बाबूजी ने नीम के पत्तों की ओर देखा। उस वक्त खेत से ज्यादा तेरा भविष्य जरूरी था। पर वो खेत ही तो हमारी जड़ थे बाबूजी। आप मुझे क्या दे रहे थे, और क्या ले लिया आपने खुद से? बाबूजी की आंखें भर आईं, पर आवाज कठोर रही। बेटा, जब धरती किसी के काम ना आए और आदमी उसके बोझ तले दब जाए, तब जमीन छोड़नी पड़ती है। ये सौदा नहीं था, ये तजुर्बा था। अर्जुन चुप हो गया। तू शहर में रहा, पढ़ा लिखा, वहां कुछ नहीं बदला, पर यहां बहुत कुछ बदल गया। गांव अब वैसा नहीं रहा, हम भी नहीं। गांव का बदला चेहरा अर्जुन उस शाम गांव की गलियों में निकला। पहले जिन लोगों के साथ वो बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था, वे अब मजदूर बन गए थे। कुछ वही मित्तल की साइट पर काम कर रहे थे। बचपन का मित्र ललित अब शराब बेचता था। खेतों की जगह टिन के शेड खड़े हो रहे थे। पंचायत घर के पास भीड़ थी, किसी जमीन विवाद को लेकर। अर्जुन कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। ये वो गांव नहीं था जहां हर घर से रोटी की खुशबू आती थी। अब हर कोना जैसे किसी अधूरी बात को कहने की कोशिश कर रहा था। पिता की कहानी। अगली सुबह अर्जुन फिर बाबूजी के पास गया। आपका सपना क्या था बाबूजी? बाबूजी मुस्कुराए, एक थकी हुई मुस्कान। सपना? वो तो तू था। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। कभी सोचा था कि खेत छोड़ देंगे? कभी नहीं। तो फिर? जब तू अस्पताल में था, दिल्ली में, डॉक्टर ने कहा था वक़्त नहीं है, पैसा बहुत चाहिए। तेरी मां ने कुछ कहा नहीं,
पर मैं उसकी आंखों में डर देख रहा था। हमने सब कुछ लगा दिया था, सब कुछ। आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? कहता तो क्या करता तू? पढ़ाई छोड़ता, नौकरी छोड़ता? शायद नहीं अर्जुन, मैं चाहता था कि तू खेतों से ऊपर जाए, पर यह उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद जमीन से गिर जाऊंगा। रात की बेचैनी, उस रात अर्जुन देर तक नींद में नहीं गया। घर की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, हर कोना कुछ कह रहा था। दीवार पर टंगी बाबूजी की पुरानी बैलगाड़ी की तस्वीर, रसोई में चूल्हे के पास रखा मिट्टी का सुराही और वो पुराना लैंप जो अब जलता नहीं था। उसने महसूस किया उसके जीवन की नींव इन चीजों पर थी जिनका अब कोई आर्थिक मूल्य नहीं, पर भावनात्मक कीमत अनमोल थी। अगली सुबह की शुरुआत, सुबह सुबह अर्जुन खेत की ओर निकल पड़ा। जहां अब मित्तल का बोर्ड लगा था वहां 2 ट्रक खड़े थे, कुछ मजदूर काम में लगे थे। अर्जुन ने वहां के सुपरवाइजर से बात की। क्या यहां कुछ खेती हो रही है? नहीं साहब, यहां गोदाम बनना है, 1 साल में पूरा तैयार हो जाएगा। ये जमीन पहले किसकी थी? किसी श्री हरिराम की, बुजुर्ग किसान, पर उन्होंने बेच दी। अर्जुन ने अपना गुस्सा पी लिया। वह कुछ नहीं बोला, बस मुट्ठी में मिट्टी भरकर धीरे से सूंघा। बाबूजी और बेटे के बीच एक मौन समझौता। शाम को जब अर्जुन लौटकर आया तो बाबूजी फिर उसी नीम के नीचे थे। मैं जाना चाहता हूं उस जमीन पर। बाबूजी, क्यों? मुझे वहां कुछ बोना है। अब वहां फैक्ट्री बनेगी बेटा, खेती नहीं। फिर किसी और जगह, कहीं भी, लेकिन अब मैं खेत छोड़ नहीं सकता। बाबूजी ने पहली बार गहराई से अर्जुन की आंखों में देखा। क्या तू लौट आया है अर्जुन? हाँ बाबूजी, अब मैं वहीं हूं जहां आपकी जड़ें थीं। बाबूजी की आंखें भर आईं और वर्षों की चुप्पियां पहली बार कुछ कहने लगी। अर्जुन के भीतर अब कोई संशय नहीं बचा था। वह जान चुका था कि शहर की ऊंची इमारतें उसकी आत्मा को चैन नहीं देती। उसकी सांसें तो उस जमीन से जुड़ी थीं जहां पिता की उंगलियों ने हल पकड़ा था, मां ने धूप में धान सुखाया था और वह खुद मिट्टी में खेला था। लेकिन अब उस मिट्टी का मालिक वह नहीं था। एक सुबह वह अकेले उस जगह पर गया जहां उसका बचपन बसा था। अब वहां बैनर था, मित्तल एंटरप्राइजेस फ्यूचर स्टोरेज हब। जहां कभी गेहूं की बालियां लहराया करती थीं, अब वहां बुलडोजर खड़े थे, लोहे की संरचनाएं बनी थीं और जमीन की छाती फटी हुई थी। यादों की दरारें। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, बिल्कुल उसी जगह जहां कभी उसने पहली बार मिट्टी में बीज डाला था। याद आया उसे कैसे पिता ने उसे हाथ पकड़कर हल चलवाया था। बीज बोना सीखो अर्जुन, धरती सब सिखा देती है। वो शब्द अब भी कानों में गूंजते थे, लेकिन अब धरती सिसक रही थी। कुछ मजदूर पास से गुजरे। एक ने रुककर अर्जुन को देखा। कुछ चाहिए साहब? नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। यहां बैठना ठीक नहीं साहब, साइट शुरू हो चुकी है। ये जमीन पहले किसकी थी पता है तुम्हें? मजदूर ने कंधे उचका दिए। नहीं मालूम साहब, शायद किसी किसान की थी, बेच दी होगी। आजकल सब बेच रहे हैं। अर्जुन ने आंखें मूंद लीं। आजकल सब बेच रहे हैं। यह वाक्य जैसे हजारों जड़ों को उखाड़ने वाला था। गांव वालों से बातचीत, अर्जुन ने तय किया कि वह जानना चाहता है सब कुछ। क्यों खेत बिके, कितने में बिके, और क्या सब किसान यही कर रहे हैं? वह सीधे गया पंचायत सदस्य महेश काका के पास, जो गांव में समझदार माने जाते थे। काका, आपसे कुछ पूछना है। बोल बेटा। जब बाबूजी ने खेत बेचे तब किसी ने उन्हें रोका नहीं? काका ने गहरी सांस ली। बेटा, जब पेट और इलाज की जरूरत सामने खड़ी हो तब जमीन छोटी लगने लगती है। तेरा बाप तो आखिर तक डटा रहा, लेकिन एक वक्त आया जब बैंक वालों ने घर तक आना शुरू कर दिया था। पर गांव के बाकी लोग सब धीरे धीरे बिक गए। कोई बेटे की नौकरी के लिए, कोई बेटी की शादी के लिए, कोई कर्ज में दबकर। शहर वाले आ रहे हैं,
पैसा लहरा रहे हैं और किसान झुकते जा रहे हैं। क्या सबको पछतावा नहीं होता? काका ने अर्जुन की तरफ देखा। बूढ़ी आंखों में आंसू थे। हर रात, लेकिन अब खेत वापस नहीं आते बेटा। मिट्टी का मौन प्रतिकार अर्जुन ने अगली सुबह सूरज उगने से पहले खेत की सीमाओं को नापा। वह देखना चाहता था कि अब कितना हिस्सा बचा है। कहीं कोई कोना तो बचा होगा जो अब भी जिंदा हो। एक किनारे एक छोटी सी जगह दिखी। वहां कुछ घास उग आई थी और मिट्टी अब भी नम थी। उसने वहीं बैठकर हाथ से मिट्टी को कुरेदा। तुम बिक गई, पर क्या तुम्हारी आत्मा भी चली गई? उसने बुदबुदाया। उत्तर में एक ठंडी हवा चली, जैसे जमीन ने कहा हो, मैं यहीं हूं, लेकिन कोई बीज बोने वाला नहीं बचा। मित्तल से मुलाकात। उस दिन अर्जुन ने मित्तल कंपनी के साइट मैनेजर से मिलने का फैसला किया। मैं इस जमीन के असली मालिक का बेटा हूं, उसने कहा। साइट मैनेजर ने कुछ फाइलें उलटी पलटी। हरिराम जी? हाँ, उनका नाम है पुराने रिकॉर्ड में। अब यह जमीन लीगल ट्रांसफर हो चुकी है। मुझे मालूम है, मैं बस जानना चाहता हूं, क्या आप पूरी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं? फिलहाल तो 70% पर ही काम है, बाकी का हिस्सा फ्यूचर प्लान में है। क्या मैं वह बचा हुआ हिस्सा 1 साल के लिए किराए पर ले सकता हूं? मैनेजर ने भौंचक होकर अर्जुन को देखा। आप क्या करना चाहते हैं वहां? खेती। खेती? उसने हंस दिया। कौन करता है खेती अब? मैं करूंगा। नया बीज, मन में और धरती में 1 हफ्ते की बातचीत और कागजी कार्यवाही के बाद अर्जुन ने आधिकारिक रूप से वह बेकार छोड़ी गई जमीन 1 साल के लिए किराए पर ले ली। कोई और होता तो वहां दुकान खोलता, गोदाम बनवाता। पर अर्जुन ने बीज खरीदे, हंसिया खरीदा और मिट्टी की तैयारी शुरू की। गांव में हलचल हुई। लोग बात करने लगे, शहर से लौटा बेटा खेती कर रहा है। पढ़ लिख के बैल बना क्या? लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा। उसके पास था एक छोटी सी जमीन, कुछ उधार लिए बीज और वो मिट्टी जो अब भी पहचानती थी उसे। बाबूजी की आंखों में आश्चर्य। एक सुबह बाबूजी उस जमीन पर पहुंचे। अर्जुन हल में जुटा हुआ था, अकेला लेकिन पूरे मन से। बाबूजी दूर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे पास आए। उन्होंने मिट्टी को हाथ में लिया। नमी थी, वही महक। तू फिर लौट आया? उन्होंने पूछा। नहीं बाबूजी, मैं अब यहीं रहूंगा। बाबूजी की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराहट आई। कई सालों बाद। बचपन की यादें किसी पुराने संदूक जैसी होती हैं। जब एक बार खोली जाती है तो हर तरह से कोई नई परत, कोई भूला हुआ गंध, कोई बासी सी हंसी बाहर आती है। अर्जुन जब खेत में काम से थक कर लौटता तो रात की नीरवता में ये संदूक अपने आप खुल जाता। उसे याद आने लगे वे दिन जब वह मां की साड़ी पकड़कर खेतों में दौड़ता था, जब पिता का कंधा ही ऊंचाई का मापदंड हुआ करता था, जब एक ताजा कटी फसल की गंध से पेट नहीं, आत्मा भरती थी। पहली फसल और पहला सपना 5 साल का रहा होगा अर्जुन, जब उसने पहली बार खेत में बीज अपने हाथ से बोया था। पिता ने हंसते हुए कहा था, अब तू भी किसान हुआ रे? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, बाबूजी, किसान मतलब क्या? पिता ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, किसान वो जो इस मिट्टी से रिश्ता रखे, जो सींचे, जो रोपे, जो इंतजार करे और जब फसल आए तो सबसे पहले बांटे। अर्जुन तब नहीं समझ पाया था, लेकिन आज जब वह खुद उसी मिट्टी को सींच रहा था, उसे वो हर बात समझ आने लगी थी। माँ की लोरी, खेत की धूप। माँ हमेशा खेत के काम में हाथ बटाती थी, पर उनके काम में एक गाना चलता था, एक मीठी लय। चाहे वह फसल काट रही हो या गेहूं के ढेर को साफ कर रही हो, उनके होठों पर कोई न कोई लोरी होती। धूप में पका अंगूर, धरती माँ का जेवर, बेटा खाए प्यार से, जीवन बने सुगंध भर। अर्जुन की आंखें उस गाने की धुन से भर आती। जब धूप बहुत तेज होती, माँ एक गीला अंगोछा उसे ओढ़ा देती और कहती, मिट्टी तप रही है बेटा, पर तू तपे मत,
तू तो फूल है अभी। अब आज वही अर्जुन तपती धरती में खुद पसीना बहा रहा था। माँ की ओढ़ाई हुई परछाई अब सिर पर नहीं थी, पर उसकी आत्मा पर थी। भाई बहन की शरारतें, गांव का जीवन भले ही सादा हो, पर उसमें 100 कहानियां छिपी होती हैं। अर्जुन की बड़ी बहन सुनीता उससे 2 साल बड़ी थी, पर हमेशा माँ बनकर आदेश देती। खेत के कोने में दोनों एक साथ बैठकर मूंगफली चुराते और पिता के आने पर ऐसे मासूम बन जाते जैसे खेत की देखरेख कर रहे हों। भैया, ये कचरा मत खा, उसमें कीड़ा होगा, सुनीता डांटती। तो तू खा ले, अर्जुन पलटवार करता, और दोनों हंसते हंसते मिट्टी में लौट जाते। वो जमाना अब सिर्फ स्मृति बनकर बचा था। सुनीता अब शादी के बाद दूसरे गांव में थी और अर्जुन अब अकेला बो रहा था, मिट्टी में भी और यादों में भी। बाबूजी की सख्ती और नरमियां पिता हमेशा कठोर दिखते थे, कम बोलते थे, ज्यादा काम करते थे, लेकिन अर्जुन जानता था उनके कठोर हाथों के नीचे एक नरम दिल धड़कता था। जब अर्जुन को पहली बार बुखार हुआ था, पिता ने पूरी रात उसके सिर पर पट्टी रखी थी और सुबह जब ताप कम हुआ तो बोले, अब ठीक हो गया, चलो खेत में हल उठाओ। वो उनका प्यार था, शब्दों में नहीं, कर्मों में। आज अर्जुन जब खेत में काम करता तो हर हल्की लकीर में उसे पिता की छाया नजर आती। उनके पांवों की दिशा, उनके उठते झुकते कंधों की आदत, सब जैसे अर्जुन के भीतर जीवित थे। पहली बारिश और मिट्टी की महक, बचपन में पहली बारिश हमेशा त्योहार होती थी। माँ आंगन धोती, बच्चे मिट्टी में नंगे पांव दौड़ते और बाबा आकाश की ओर देखकर कहते, धरती की प्यास बुझी। अर्जुन को वो पहली बारिश याद आई जब वह कीचड़ में गिर पड़ा था और फिर जमीन से उठते हुए कहा था, मैं भी किसान बनूंगा। पिता ने तब मुस्कुराकर कहा था, तो आज से तू भी मिट्टी वाला लड़का हो गया। अब जब अर्जुन कीचड़ में खुद गिरता था, वो हंसी याद आती और फिर वो एक बीज की तरह खुद को फिर रोक देता। स्मृतियों का बोझ। इन दिनों अर्जुन हर रात एक डायरी में कुछ लिखता। शायद वह जानता था कि जो जमीन छूटी थी उसे अब शब्दों में ही सहेजा जा सकता है। उसने लिखा, कभी हम जमीन के मालिक थे, अब स्मृतियों के। खेत चले गए, पर खेतों की धूप, माँ की आवाज और पिता की चुप्पियां अब भी मेरे भीतर बोई जाती हैं। मिट्टी बिक सकती है, पर स्मृतियां नहीं। माँ की आंखों में पुराना सूरज। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था तो माँ चूल्हे के पास बैठी थी, धीमी आंच में रोटियां सेंकती हुई। तू थक गया बेटा, माँ बोली, आजा, हाथ मुंह धो ले। अर्जुन बैठ गया। माँ ने उसके पसीने से भीगे बालों को सहलाया, जैसे वह फिर 5 साल का बच्चा बन गया हो। जब तू छोटा था ना अर्जुन, तेरी मुस्कान से ही लगता था कि फसल अच्छी होगी। और अब, उसने पूछा, अब तेरा लौट आना ही फसल है मेरे लिए। माँ की आंखों में सूरज झलक रहा था, वही बचपन वाला जो बिना पूछे माथे पर आ जाता था। गांव की सुबहें हमेशा से अर्जुन को प्रिय थीं, पर अब वे एक अलग बोझ लेकर आती थीं। हर सूरज के साथ एक नया सत्य उगता और हर बीते दिन के साथ पुराना सपना झरता। पिछली रात की डायरी में अर्जुन ने लिखा था, बीते दिनों की स्मृतियां मिठास लाती हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जो भीतर से तोड़ जाती हैं। उसने माँ से पूछा था, जब बाबूजी बीमार पड़े थे, क्या सचमुच खेत बेचना एकमात्र रास्ता था? माँ ने थका हुआ चेहरा उठाया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पिता की तबीयत और गिरता समय वो मई की तपती दोपहर थी, जब पिता पहली बार खेत से लौटते वक्त लड़खड़ाए थे। कोई भारी बीमारी नहीं लगी थी, बस कमजोरी। पर 2 दिन बीते और हालत बिगड़ती गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, सीने में कुछ दिक्कत है, बड़े शहर ले जाइए। शहर जाना कोई साधारण काम नहीं था। दवा, भर्ती, किराया, सफर, सब कुछ जोड़ें तो खेत ही गिरवी रखना पड़ता। अर्जुन उन दिनों इंजीनियरिंग की 3री साल में था। कॉलेज की फीस देने का वक्त भी आ गया था।
माँ ने अपने सारे जेवर पहले ही गिरवी रख दिए थे, बेटी की शादी के लिए जो रखे थे। पिता ने कहा था, अगर जमीन न बेची तो दोनों चीजें डूबेंगी, मेरा इलाज और बच्चे की पढ़ाई। हम क्या करें? माँ ने रोते हुए कहा। पिता ने बहुत देर सोचकर उत्तर दिया था, जमीन फिर से खरीदी जा सकती है बेटा, अगर गिर गया तो वो सपना ही खत्म हो जाएगा। कर्ज का कुचक्र साहूकार राम बाबू की दुकान के बाहर हमेशा चारपाई बिछी रहती थी, वहीं बैठकर वो खेत गिरवी लेने के सौदे करता था। उसने कहा था, हरिराम जी, आपके जैसे ईमानदार किसान अब कम रह गए हैं, पर क्या करें, बाजार भाव सब बदल गए हैं। फिर धीरे से जोड़ा, 2 बीघा जमीन की कीमत 2 लाख, बाकी कागज की औपचारिकता मैं खुद करवा दूंगा। पिता ने आखिरी बार जमीन को देखा था, जैसे विदाई से पहले बेटी को देखता है कोई, और फिर दस्तखत कर दिए। शहर की अस्पताल वाली रातें अर्जुन को तब बताया गया जब पिता दिल्ली अस्पताल में भर्ती थे। माँ ने फोन किया था, बेटा सब ठीक है, पर कुछ पैसों की जरूरत है। अर्जुन ने छुट्टी ली, अस्पताल पहुंचा और पहली बार देखा कि उसका मजबूत पिता एक अस्पताल के बिस्तर पर थका, चुप और खोया हुआ बैठा था। कैसे हो बाबूजी? अब भी तेरा ही चेहरा देखता हूं, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन समझ नहीं पाया कि यह प्यार था या अपराध बोध। अस्पताल के बिल, दवा की लाइन, खून की रिपोर्ट और साथ में मां की फटी हुई साड़ी सब बता रहे थे कि परिवार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फीस या फसल, कॉलेज में फीस जमा करने की आखिरी तारीख आ गई थी। अर्जुन को एहसास था, या तो वो अपने भविष्य को बचाए या घर लौटे और जमीन को। उसी शाम मां ने कहा था, बेटा हम चाहते हैं तू पढ़ाई पूरी करे, बाकी हम देख लेंगे। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर वह मजबूरी से आंखें चुराकर लौट गया। उसे नहीं पता था कि उसी हफ्ते आखिरी खेत भी बिक जाएगा और बचपन का वो सपना जिसकी जड़ें गहरी थीं, किसी और की मुट्ठी में चली जाएगी। मां का मौन बलिदान, किसी ने मां की कहानी नहीं पूछी। उन्होंने चुपचाप सब सहा। उन्होंने अपनी चूड़ियां बेचीं, शादी का जोड़ा गिरवी रखा और खुद बिना दवा के कई रातें काटी। एक रात अर्जुन ने मां से पूछा, आपने बताया क्यों नहीं? मां बोली, अगर बता देती तो तू पढ़ाई छोड़ देता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी मेरी तरह आधे रास्ते में रुक जाए। उनके शब्दों में वह सारा संघर्ष था जो वर्षों की चुप्पियों में गूंथा गया था। गांव की प्रतिक्रिया और अलगाव, जब गांव वालों को पता चला कि हरिराम जी ने खेत बेचे हैं, कुछ ने सहानुभूति दी, कुछ ने ताना मारा। देखो, पढ़ाई का चस्का भी महंगा पड़ता है, किसान का बेटा भी अब खेती नहीं करेगा तो किससे उम्मीद रखें? पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने पुराने बैलों को अपने हाथों से विदा किया। वह दिन अर्जुन की स्मृति में जिंदा था, जब बैल को ले जाने वाला उसे खींच रहा था और पिता उसके सींगों को सहला रहे थे, जैसे कोई पुराना सैनिक अपना हथियार छोड़ रहा हो। बेटा या अपराधी? आज जब अर्जुन खेत में खुद हल चला रहा था, उसकी आत्मा कांप उठी। क्या मेरी पढ़ाई, मेरे सपने बाबूजी की जमीन से ज्यादा जरूरी थे? पर उसके भीतर से एक उत्तर आया, तेरा होना ही अब खेत की वापसी है। पिता ने जो खोया, मां ने जो सहा, वह सब अर्जुन को इस मोड़ पर लाने के लिए था। खाली आंगन, भरी आत्मा। उस रात अर्जुन आंगन में बैठा था, चुपचाप। पिता उसके पास आकर बैठे। तेरी पढ़ाई बहुत कीमती थी बेटा, पर जमीन उससे भी कीमती थी बाबूजी। पिता ने हल्की मुस्कान दी। अब वो फिर तेरे हाथ में है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। क्या जमीन मुझे माफ करेगी बाबूजी? पिता ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, अर्जुन के हाथ में रखी। जब बीज बोता है किसान, तब धरती कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपनाती है। तू बोना शुरू कर, माफी खुद मिल जाएगी। गांव की औरतें बोलती कम हैं, लेकिन सहती बहुत हैं। उनका दुख गीतों में नहीं होता, वह उन चुप्पियों में होता है
जो वे रोटियां बेलते समय भीतर निगल जाती हैं। अर्जुन की माँ सरस्वती देवी भी उन्हीं में से थीं। जब पिता की पीठ झुकने लगी और अर्जुन दूर शहर की ओर निकल गया, तब उस घर की नींव को किसी ने संभाला, तो वो थी माँ। आज जब अर्जुन खेत से लौटता, माँ वहीं खपरेल के नीचे बैठी होती, हाथ में चूल्हे की लकड़ियां और आंखों में पुरानी लपटें। तू बहुत थक जाता है बेटा, रुक जा, मैं तुझे कुछ सुना दूं। एक दिन उन्होंने कहा और अर्जुन वहीं बैठ गया, पहली बार माँ से खुलकर सुनने के लिए। एक स्त्री का मौन संघर्ष। जब मैंने इस घर में पहली बार पांव रखा था, माँ ने कहना शुरू किया, तब तुम्हारे दादाजी जीते थे, घर में गायें थीं, खेत लहराते थे और तेरा बाप बहुत हंसता था। वो जो अब नहीं हंसता। तब सब कुछ आसान था क्या? अर्जुन ने पूछा। नहीं, पर तब सबके चेहरों पर एक भरोसा था। वो भरोसा जो मिट्टी में होता है कि आज अगर बोए हैं तो कल फसल जरूर आएगी। माँ का स्वर धीमा लेकिन दृढ़ था। मैं सुबह 4 बजे उठती थी। सबसे पहले गोबर उठाती, फिर पानी खींचती, फिर हल्दी चूने से आंगन लीपती। इसके बाद चूल्हा जलाती, तेरा टिफिन बनाती और खेत पर भागती। कोई नहीं कहता था थक गई होगी, पर मुझे शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जमाना, वो जमीन मेरी थी। माँ और खेत का रिश्ता। तेरे बाबूजी खेत में जो बोते, मैं उसी के सपने बुनती। माँ ने यादों की एक और परत खोली। तेरी बहन जब पेट में थी, मैं 9वें महीने तक खेतों में काम करती थी। मुझे लगता था कि बेटी की हड्डियों में मिट्टी की ताकत होगी। और थी? अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा। हाँ थी, देख तो सही कैसी सब संभालती है अब अपने घर को। माँ की आंखों में चमक आ गई थी, फिर एक क्षण को चुप हो गई। लेकिन जब खेत बिके अर्जुन, तो मैं उस दिन पहली बार टूटी थी। खेत की आखिरी विदाई, वो दिन मुझे अब भी याद है। माँ की आंखें अब नम थीं। तेरे बाबूजी ने कहा जरूरी है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। पर उस दिन मैंने आंगन नहीं लीपा, चूल्हा नहीं जलाया, क्योंकि ऐसा लगा कि घर की आत्मा ही खींच ली गई हो। मैंने उस शाम उस खेत की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई, जैसे कोई स्त्री सुहाग का सिंदूर उठाती है, और फिर वहीं बैठकर घंटों रोई। अर्जुन की आंखें भी भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खेत बेचना सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं था, वह एक स्त्री की आत्मा को बेचने जैसा था। अकेलेपन की चुप दीवारें। जब तू शहर चला गया, बहन की शादी हो गई, बाबूजी बीमार पड़ गए, तब घर में बस मैं रह गई थी। दीवारें बोलती नहीं, लेकिन उनके रंग फीके हो गए थे। मैं खुद से बातें करती थी बेटा, पुराने लौटों से, खिड़की की सलाखों से, चूल्हे की राख से। कभी कभी तेरा बचपन आवाज देता था, माँ पानी दो, और मैं सचमुच लौटा भर कर लाती थी, पर वहां कोई नहीं होता था। अर्जुन अब माँ की गोद में सिर रख चुका था, जैसे बचपन में रखता था। आप बहुत अकेली रही माँ, और मैंने कुछ नहीं देखा। देखा बेटा, लेकिन दूर से। पर अब जब तू लौट आया है, लगता है सब लौट आया है। जमीन फिर से हरी होगी। अर्जुन ने माँ से कहा, मैं फिर से बोऊंगा एक एक बीज। जैसे आपने अपने आंसू छुपा लिए थे, वैसे ही मैं उम्मीद बो दूंगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। तेरा हाथ अब तेरे बाबूजी जैसा लगता है, और मुझे विश्वास है मिट्टी तुझे अपनाएगी। माँ की खामोश सीख। अर्जुन ने माँ से आखिरी सवाल पूछा, आपने इतना कुछ कैसे सह लिया माँ? माँ मुस्कुराई, क्योंकि मैं खेत की बेटी हूँ, जो सहती है पर टूटती नहीं, जो बिना आवाज के सींचती है पर नाम किसी और का होता है। गांव की सुबहें अब अर्जुन को जगाती नहीं थीं। वो खुद सूरज से पहले जागने लगा था। जीवन में पहली बार उसने जाना कि शांति कोई आवाज नहीं, बल्कि एक धीमी गति है, मिट्टी से उठती, सांसों में घुलती और आत्मा तक पहुंचती। पर फिर भी एक हिस्सा अब भी शहर की धूल में अटका था। वही हिस्सा जिसने कभी पिज्जा खाकर गांव की रोटियों को पुराना समझा था।
जिसने एयर कंडीशनर के आगे बैठकर बंसी बजाने वालों को मूर्ख माना था। और वही हिस्सा अब सवाल पूछता था, क्या मैं सच में गांव का हो सका हूं? शहर का झूठा स्वर्ग कुछ महीने पहले की ही बात थी। अर्जुन दिल्ली के एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी फर्म में काम करता था। चमकदार बिल्डिंगें, ऊंची तनख्वाह, एसी ऑफिस, फॉर्मल कपड़े और वर्क फॉर होम के विकल्प। लेकिन उस सारी व्यवस्था में एक चीज हमेशा गायब थी, जड़ें। उसका दिन ईमेल से शुरू होता था और स्लाइड प्रेजेंटेशन पर खत्म। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, डेडलाइन, मॉड्यूल अपग्रेड शब्द थे पर अर्थ नहीं। लंच के समय वह बालकनी में खड़ा होकर सोचा करता, क्या बाबूजी अब भी खेत में होते हैं? क्या माँ ने चूल्हे पर रोटी सेंकी होगी? शहर ने उसे चमक दी थी, पर वो चमक उसके भीतर की मिट्टी को सुखा रही थी। कॉरपोरेट दुनिया की ठंडी दीवारें। एक शाम ऑफिस में एक सीनियर ने अर्जुन से कहा, यू हैव पोटेंशियल अर्जुन, लेकिन यू आर मोर ऑफ एन इमोशनल थिंकर। उसने तब कुछ नहीं कहा, पर उस रात पहली बार ऑफिस से निकलते समय उसे सड़कों की रोशनी चुभने लगी। कभी जिस केबिन में बैठने का सपना देखा था, अब वो एक खाली खिड़की लगने लगी, जहां से बाहर सिर्फ ट्रैफिक दिखता था, जीवन नहीं। शहर के भीतर का गांव। रविवार की छुट्टी पर वह अक्सर हौज खास पार्क चला जाता। वहां एक बूढ़ा माली पेड़ों को पानी देता था। अर्जुन उससे अक्सर बातें करता। कहां से हो बाबा? हरदोई, यूपी से। कभी खेत थे। अब पोते मोबाइल बेचते हैं। अर्जुन चुप हो गया। एक दिन माली ने अर्जुन से कहा, बाबूजी, ये पेड़ जिनको मैं पानी देता हूं, ये मेरी जड़ें हैं। चाहे मैं कहीं रहूं, मिट्टी वही है। अर्जुन को उस दिन पहली बार लगा, वो भी किसी जड़ से कटा हुआ पत्ता बन रहा है। लौटने का फैसला, बाबूजी की तबीयत की खबर आई तो अर्जुन भागा नहीं, लौटा। वो फ्लाइट नहीं थी, वापसी थी। शहर की सब सुविधाएं पीछे छूट गईं और उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कॉर्पोरेट बॉस ने कहा, आर यू श्योर योर करियर इज एट स्टेक? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, करियर बना सकता हूं पर जमीन नहीं। वो सिर्फ एक बार मिलती है। गांव का स्वागत और संदेह। जब अर्जुन गांव आया, कुछ लोग हंसे। अब क्या करेगा ये? लैपटॉप से खेत जोतेगा? ये तो सूट बूट वाला है, हल नहीं उठा पाएगा। लेकिन कुछ बूढ़े किसान मुस्कुराए। जैसे पौधे सूखने के बाद फिर से हरे हो जाते हैं, वैसा ही कुछ लग रहा है इसे देख के। शहर की विदाई, गांव का आलिंगन। एक दिन अर्जुन ने अपने पुराने दिल्ली वाले दोस्त को फोन किया। यहां बहुत शांति है, उसने कहा। कहां है अब तू? वहीं जहां मेरा नाम पूरा होता है, अर्जुन हरिराम। जहां पिता की मेहनत, मां की चुप्पी और मिट्टी की आत्मा मिलती है। फोन के उस पार खामोशी थी। शायद वहां शब्द नहीं थे। नया अर्जुन। अब अर्जुन हल चलाता है, खुद बीज बोता है, बारिश का इंतजार करता है। लेकिन उसके साथ होती है एक शिक्षा जो शहर ने दी, और एक जड़ जो गांव ने कभी नहीं छोड़ी। वह कहता है, शहर ने मुझे बताया कि पैसा जरूरी है, पर गांव ने बताया कि जमीन जरूरी है। और मैं अब जानता हूं, रोटी दोनों से बनती है, लेकिन स्वाद सिर्फ मिट्टी से आता है। अब खेतों में सिर्फ अनाज नहीं बोए जा रहे थे। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह सपने भी बोएगा। उसे अब समझ आने लगा था कि असली बदलाव तब आता है जब अगली पीढ़ी की सोच बदले। और सोच बदलने के लिए जरूरी है शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो कक्षा की दीवारों से नहीं, जमीन की खुशबू से जुड़ी हो। एक दिन खेत में काम करते हुए अर्जुन ने पास खेलते बच्चों को देखा। नंगे पांव, फटी कमीजों में, लेकिन आंखों में चमक। वो बोला, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? सबने एक साथ कहा, स्कूल बहुत दूर है भैया, और किताबें नहीं हैं। उसने पूछा, क्या तुम खेत में काम करना चाहते हो? एक लड़का बोला, अगर खेत हमारे नहीं रहे तो क्या करेंगे? अर्जुन कुछ नहीं कह सका, लेकिन उस दिन उसने एक सपना देखा। एक स्कूल जो खेत से जुड़ा हो,
किताब से नहीं कटता हो। गांव का पहला खेतशाला पिता की बची हुई एक झोंपड़ी नुमा कोठरी थी, जहां पहले बीज रखे जाते थे। अर्जुन ने वहीं झाड़ू लगाई, मिट्टी लीपी, खिड़की सुधारी और वहां एक छोटा सा कक्ष बनाया। उसने कुछ पुराने बेंच लाए, माँ से चटाई मंगाई और दीवार पर खुद लिखा, ज्ञान की जड़ें भी मिट्टी में होती हैं। अगले हफ्ते 7 बच्चे वहां आए, कोई झिझकता, कोई नंगे पांव, कोई अपनी छोटी बहन को गोदी में लेकर। अर्जुन ने उनके सामने रखा एक बीज, एक मिट्टी की ढेली और एक स्लेट। आज हम यह समझेंगे कि बीज क्या है और इंसान की सोच कैसे बोई जाती है। पढ़ाई जो धरती से जुड़े अर्जुन ने अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन उदाहरण खेत से लिए। सीड का मतलब होता है बीज, और जैसे बीज बड़ा होकर पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी बड़ा होकर कुछ बना सकता है। गणित में वह कहता, अगर एक किसान के पास 5 बीघा जमीन है और हर बीघा में 2 क्विंटल फसल होती है, तो कुल फसल कितनी? बच्चों की आंखों में रोशनी आ गई थी। ये गणित उनकी जिंदगी से जुड़ी थी। गांव वालों की प्रतिक्रिया, शुरू में गांव वालों ने हंसी उड़ाई, ये तो अब मास्टर बन गया, खुद खेती सीख रहा है और दूसरों को पढ़ा रहा है। लेकिन जब एक दिन एक माँ अर्जुन के पास आई और बोली, मेरा बेटा घर आकर खुद से किताब खोलता है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो बेटा। तब अर्जुन को लगा बीज बोया जा चुका है। बाबूजी की आंखों में नमी। अर्जुन ने एक दिन बाबूजी को खेतशाला दिखाया। बच्चे मिट्टी से खेत का नक्शा बना रहे थे और दीवार पर खेतों के नाम अंग्रेजी और हिंदी में लिखे थे, फील्ड, खेत प्लाव, हल रेन, बारिश। बाबूजी चुपचाप सब देखते रहे। जब एक बच्चा उनके पैर छूकर बोला, दादाजी, आप जैसे लोग ही हमें खेतों की इज्जत सिखा सकते हैं, बाबूजी की आंखें भीग गईं। हम तो सोचते थे कि खेत बेचकर सब खत्म हो गया, पर तूने साबित किया कि बीज फिर भी बचा रह सकता है। शहर से वापसी और मदद। अर्जुन ने अपने पुराने दिल्ली के दोस्तों से संपर्क किया। मैं गांव में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे पास पुरानी किताबें हों तो भेज देना। कुछ दिनों बाद एक ट्रक आया, किताबों, पेंसिलों और कपड़ों से भरा हुआ। गांव की गलियां जैसे त्योहार की तरह खिल गईं। बच्चों ने पहली बार रंगीन किताबें देखीं और एक ने कहा, भैया, इसमें खेत नहीं है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हम अपने खेत खुद बनाएंगे इसमें। बीज का वादा। एक शाम अर्जुन ने बच्चों से कहा, एक दिन आएगा जब तुम में से कोई अफसर बनेगा, कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षक, लेकिन एक वादा करना, जहां भी रहो अपनी मिट्टी मत भूलना। सबने मिलकर कहा, वादा। मां का आशीर्वाद। मां ने उस दिन अर्जुन के माथे पर हाथ रखा। तू तो खेत में बीज बोने गया था बेटा, और अब आत्माओं में उम्मीद बो रहा है। अर्जुन मुस्कुराया। आपने सिखाया है मां, बिना शोर किए भी बड़ी बातें की जा सकती हैं। गांव में अब कुछ बदलने लगा था। बच्चों की आंखों में सपने थे। खेत की पगडंडियों पर नई उम्मीदें बोई जा रही थीं। अर्जुन सोच रहा था कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन जमीन की शांति कभी स्थायी नहीं होती। एक दिन गांव की चौपाल पर अचानक खबर आई, मित्तल कंपनी फिर से आई है। इस बार वे सिर्फ बचे हुए खेत नहीं, स्कूल के पास की जमीन और मंदिर के पीछे वाला छोटा जंगल भी खरीदना चाहते थे। साजिश की शुरुआत अर्जुन को इस बार किसी ने सीधे नहीं बताया। उसने खुद देखा, कुछ एजेंट गांव के बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे। अब खेती में कुछ नहीं बचा बाबूजी, ये कंपनी गोदाम बनाएगी, बिजली लाएगी, नौकरी देगी, आपको क्या चाहिए बस बताइए। बुजुर्ग दुविधा में थे। हमारी जमीनें अब बांझ हो गई हैं, बच्चे तो शहर चले गए हैं, अगर कुछ मिल जाए तो बुरा क्या है। लेकिन अर्जुन जानता था, ये सौदे सिर्फ जमीन के नहीं होते, आत्मा के होते हैं। पंचायत की बैठक। गांव में एक आपात पंचायत बुलाई गई। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूं पैसा जरूरी है, लेकिन सोचिए, जब ये कंपनी स्कूल के पास गोदाम बनाएगी
बच्चे कहाँ खेलेंगे? जब जंगल काटा जाएगा, हम बारिश के लिए किससे प्रार्थना करेंगे? पंचायत प्रमुख ने पूछा। तो तेरा सुझाव क्या है? जमीन को मत बेचिए, हम मिलकर सहकारी खेती शुरू करेंगे। मैं शहर से निवेश जुटा सकता हूं। हम अपना अन्न खुद बोएंगे और बाजार में सीधे बेचेंगे। गांव में सन्नाटा था। कंपनी की चालबाजी अर्जुन को चुप कराने के लिए कंपनी ने एक स्थानीय एजेंट को भेजा। देखिए अर्जुन बाबू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, कहीं और जा सकते हो, हमें दिक्कत मत दो। अर्जुन मुस्कुराया। अगर जमीन की चिंता पढ़े लिखों को नहीं करनी चाहिए, तो फिर अनपढ़ों से कागजों पर दस्तखत क्यों करवाते हो? मां की सलाह। रात को अर्जुन मां के पास बैठा। मैं डरता हूं मां, क्या मैं इस लड़ाई को जीत सकूंगा? मां ने उसका सिर सहलाया। जब तू छोटा था, तूने कीचड़ में गिरने के बाद भी हल नहीं छोड़ा था। अब क्यों छोड़ेगा? क्योंकि अब सामने सिर्फ कीचड़ नहीं, पैसे वाले लोग हैं। बेटा, मिट्टी की शक्ति उन पैसों से बड़ी है जो जमीर से कटे होते हैं। गांव के युवा जागते हैं। अर्जुन ने अगली सुबह गांव के युवाओं की बैठक बुलाई। उसने समझाया कि अगर वे मिलकर अपने खेतों में जैविक खेती करें, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिक्री करें, तो उन्हें किसी मित्तल की जरूरत नहीं। शिवा, जो पहले खेत से भाग चुका था, बोला, भैया, अगर आप साथ हो तो हम भी फिर से हल उठाएंगे। धरती की पुकार। अर्जुन और युवाओं ने खेत पर बोर्ड लगाया। यह जमीन बिकाऊ नहीं है, यह सपना है, यह भविष्य है। बच्चों ने मिट्टी से पोस्टर बनाए। हमें खेत चाहिए, गोदाम नहीं। मिट्टी नहीं बिकेगी, स्कूल नहीं हटेगा। गांव की औरतों ने भी अपनी चूड़ियां पकड़कर कहा, अब अगर हमारी जमीन छीनोगे तो आवाज उठेगी। पहले हम चुप थे, अब नहीं। कंपनी को जवाब जब मित्तल के लोग दोबारा गांव आए, उन्हें सामने सिर्फ अर्जुन नहीं मिला, पूरे गांव की आंखें मिली। पंचायत प्रमुख ने कहा, हमने तय कर लिया है, अब कोई खेत नहीं बिकेगा। कंपनी के एजेंट ने एक बार फिर लालच दिया, डराया, धमकाया। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, यह गांव अब बिकाऊ नहीं है। जीत की शुरुआत। कंपनी लौट गई। गांव में एक सुकून छा गया, जैसे बारिश से पहले की हवा। अर्जुन ने बच्चों को फिर से पढ़ाया। आज का शब्द है स्वाभिमान। इसका मतलब है अपनी मिट्टी पर गर्व करना। बाबूजी की मुस्कान। रात को बाबूजी खाट पर लेटे थे। तेरी पढ़ाई अब समझ आई बेटा। तूने खेत बचाया है, लेकिन उससे पहले आत्मा बचाई है। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा। आपने जमीन बोई थी बाबूजी, मैं सिर्फ उसकी जड़ें फिर से सींच रहा हूं। बारिश की पहली बूंद जब जमीन से टकराती है तो एक गंध उठती है, सिर्फ सूखी मिट्टी की नहीं, बल्कि हर उस सपने की जो वर्षों से सींचे जाने का इंतजार कर रहा होता है। गांव में इस बार बारिश देर से आई, लेकिन जब आई तो हर कोने में जैसे कोई गुप्त भाषा बोलने लगी थी। अर्जुन आंगन में खड़ा होकर आसमान देख रहा था। मां चूल्हे के पास बैठी थीं और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब धरती को हंसते हुए देखना बेटा, उसका चेहरा खिलने वाला है। हरियाली का उत्सव। बारिश के 2 दिन बाद ही खेतों में हरियाली की चादर बिछ गई। गेहूं की नर्म पत्तियां मिट्टी से झांकने लगीं। धान की कतारें अब आकाश की ओर गर्दन उठाने लगीं। गांव के बच्चे खेतों के किनारे दौड़ते, कागज की नावें बहाते और हर पगडंडी पर कोई गीत गुनगुनाने लगता। अर्जुन अपने हल के पीछे चलता हुआ सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वह अपने अतीत को मिटाकर भविष्य उगा रहा था। शिक्षा और खेती की साझेदारी। अब स्कूल में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, बच्चों के लिए एक छोटा सा शिक्षा खेत भी बना दिया गया था। अर्जुन वहां खड़ा होकर बच्चों को समझाता, देखो, जैसे बीज को धूप, पानी और समय चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी लगन, अभ्यास और धैर्य चाहिए। एक बच्चा हंसकर बोला, भैया, हम लोग तो खेत जैसे ही हो गए हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और खेत कभी हार नहीं मानते।
बाबूजी की आंखों में खेत। बाबूजी अब ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनका चेहरा बहुत कुछ कहता था। जब उन्होंने खेत में पहली फसल की हरियाली देखी तो उन्होंने मिट्टी को छू कर कहा, तू लौट आई है, मैं जानता था तू मुझे नहीं छोड़ेगी। वो मिट्टी से नहीं, शायद माँ धरती से बात कर रहे थे। माँ का उत्सव। माँ ने खेत से पहली हरी पत्तियां तोड़ी और आंगन के तुलसी पर चढ़ाईं। ये पहली फसल भगवान को चढ़ेगी, उन्होंने कहा। उस रात पहली बार घर में हलवा बना, वही गेहूं से जो बरसों बाद फिर अर्जुन ने खुद बोया था। अर्जुन ने एक चम्मच मुंह में रखते हुए कहा, माँ, ये स्वाद वैसा ही है जैसा बचपन में था। माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि अब तू फिर से वही बन गया है, मिट्टी का बेटा। गांव का नवजीवन। अब गांव के युवा धीरे धीरे वापस आने लगे थे। कोई जड़ी बूटी पर आधारित फार्मिंग सीख रहा था, कोई गाय के गोबर से खाद बनाना। हर हफ्ते स्कूल में कृषि सत्र चलता था, जहां बुजुर्ग किसान बच्चों को किस्सों के साथ खेती सिखाते थे। एक दिन एक दादी ने कहा, हमारी खेती तो अब भी वही है, पर अब भाषा बदल गई है। अर्जुन ने हमें फिर से जिंदा किया है। दिल्ली से एक पत्रकार आया। खबरें फैल चुकी थीं। एक पत्रकार दिल्ली से आया। उसने अर्जुन से पूछा, आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी, शहर की जिंदगी को त्यागा, क्या आपको कभी अफसोस होता है? अर्जुन ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, सूंघी और कहा, शहर में मैंने सिर्फ कमाया था, यहां मैंने खुद को पाया है। एक नई सुबह, अगली सुबह जब सूरज निकला, अर्जुन खेत में अकेला खड़ा था। वह दूर तक लहलहाते खेतों को देख रहा था। हर हरी लहर, हर कतार, हर तने में उसे कोई पुरानी कहानी सुनाई दे रही थी। माँ, बाबूजी, बहन, गांव, स्कूल, खोया हुआ खेत और वह खुद, सब जैसे लौट आए थे। अर्जुन की डायरी का पन्ना। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मिट्टी बिक सकती है पर उसकी आत्मा नहीं। जो बीज एक बार बो दिया गया वह कभी न कभी जरूर उगता है, चाहे वह खेत में हो या इंसान के भीतर। कहानी का अंतिम बीज गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था, जहां हर खेत कहानी बन गया, हर बच्चा बीज बन गया और हर किसान एक गीत। और अर्जुन, वो सिर्फ मिट्टी का बेटा था, लेकिन उस मिट्टी ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया। दूसरी कहानी है छूटा हुआ सपना तथा गुजरा हुआ सपना। दोपहर की धूप में जब गांव की गलियां नींद में डूबी होती हैं, तब अनीता देवी अपनी पुरानी संदूक की चाबी खोज रही थी। संदूक वही जो उसकी शादी में उसे मायके से मिला था। उसमें कुछ सूती साड़ियां थीं, कुछ पुराने कागज और एक किताब जो अब भी उसकी आंखों में चमक पैदा करती थी। मानव शरीर की संरचना। उसे याद था, वह 8वीं कक्षा में थी जब गांव के मेले में पहली बार एक डॉक्टर को सफेद कोट में देखा था। वह डॉक्टर नहीं, किसी देवता जैसा लगा था। उसी दिन उसने मां से कहा था, मैं भी डॉक्टर बनूंगी। मां ने हंसते हुए कहा था, बन जाना बेटी, मगर पहले दाल बनाना सीख। वक्त बीता, किताबें आईं और फिर चली गईं, और फिर आया एक रिश्ता। पिताजी के चेहरे पर चिंता और समाज के तानों का दबाव। अनीता की शादी कर दी गई, महज 16 की उम्र में। अब सालों बाद उसकी बेटी कविता 12वीं कक्षा में थी और वही सपना उसकी आंखों में पल रहा था। पर इस बार कुछ अलग था। मां की आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। एक नई सुबह गांव की गलियों में सूरज की पहली किरण जैसे ही झांकी, अनीता आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। हर दिन की शुरुआत उसकी पूजा से होती थी, पर आज उसके मन में कुछ अलग चल रहा था। एक बेचैनी, एक उलझन, एक उम्मीद। अंदर कमरे में कविता अपनी किताबों में डूबी थी। बायोलॉजी की किताब सामने खुली थी और साथ ही पेन से पेज के किनारे पर उसने एक छोटा सा दिल बना रखा था। उसमें लिखा था, डॉक्टर कविता शर्मा। अनीता ने चुपचाप उसे देखा, जैसे अपने अतीत को जीवित होते देख रही हो। कविता, अनीता ने धीरे से पुकारा। कविता चौंकी, फिर मुस्कुराई। हाँ माँ, कुछ पूछूं? हाँ माँ,
डॉक्टर बनना है ना तुझे? कविता की आंखें चमक उठीं। हाँ माँ, बचपन से सपना है। पापा की तरह कोई और नहीं समझता, पर मैं जानती हूं कि आप समझती हो। अनीता का गला रूंध गया। वो चाहती थी कुछ कहे, कुछ बताए, पर उसकी आंखें पहले ही सब कुछ बोल चुकी थीं। पिछली पीढ़ी का घाव। रात को जब कविता पढ़ाई कर रही थी, अनीता की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। यादें एक एक कर जैसे चलचित्र बन गईं। वो भी तो पढ़ाई में अव्वल थी। उसके गांव के मास्टर जी ने भी उसके पिता से कहा था, बिटिया को आगे भेजो, डॉक्टर बन सकती है। पर तब के जमाने में बेटियों के लिए सपने शादी के मंडप में दहेज के साथ दफन कर दिए जाते थे। उसने कई बार किताबों में खो जाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल में उसे सिर्फ एक सुशील बहू की पहचान दी गई। बच्चे हुए, घर बना, जिम्मेदारियां आईं और सपना वहीं रह गया, छूटा हुआ सपना। अगले दिन अनीता खुद कविता को स्कूल छोड़ने आई। रास्ते में कई औरतें देख रही थीं, फुसफुसा रही थीं, अब बहू लड़कियों को पढ़ाने लगी है क्या? पर अनीता के कदम धीमे नहीं पड़े। स्कूल के बाहर कविता का सहपाठी रोहित खड़ा था, बाइक पर। कविता ने माँ को देखा, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, माँ, वो मेरा क्लासमेट है, साथ में प्रैक्टिकल की तैयारी करता है। अनीता ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, जो सही लगे वही करना, पर ये याद रखना, हर लड़की को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। सपनों की सीढ़ी घर लौटकर अनीता ने वह पुरानी मानव शरीर की संरचना वाली किताब फिर से निकाली। धीरे धीरे उसने पन्ने पलटे। किताब के किनारों पर उसके पुराने नोट्स थे। रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सब कुछ जैसे याद आ गया हो। वह जान गई थी, भले ही वह डॉक्टर नहीं बन सकी, पर अब उसका सपना फिर से जन्म ले रहा था, उसकी बेटी के रूप में। घर के आंगन में आम के पेड़ से गिरी एक पकी हुई गुठली को देखकर अनीता मुस्कुरा उठी, जैसे कोई बीज समय के साथ फूट पड़ा हो। कविता की परीक्षा सिर पर थी और घर में एक अजीब चुप्पी फैली रहती थी। अनीता ने हर काम संभाल लिया था, खाना, पानी, सिलाई, सब, ताकि कविता को एक पल की भी चिंता न हो। कविता अपने कमरे में बैठी थी। दीवारों पर चार्ट्स टंगे थे, हार्ट, किडनी, नर्वस सिस्टम, जैसे उसका कमरा किसी मेडिकल क्लासरूम में बदल चुका हो। वह खुद से बुदबुदा रही थी। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अट्रिया, 2 वेंट्रिकल। अचानक बाहर से पिताजी की आवाज आई, जो अनीता के पति थे, राम सेवक शर्मा। इतनी पढ़ाई भी क्या जरूरी है? लड़की है, कल को शादी ही तो करनी है। कविता ने सब सुन लिया। अंदर दिल पर चोट सी हुई, मगर बाहर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई पेन पर। माँ का जवाब। अनीता रसोई में रोटियां बेल रही थी। राम सेवक वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। राम जी, अनीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, कविता की पढ़ाई जरूरी है। क्यों? डॉक्टर बनकर करेगी क्या? गांव में क्लिनिक खोलेगी? शायद खोले, या शहर जाकर अस्पताल में नौकरी पाए, या शायद मेरी अधूरी कहानी पूरी करे। राम सेवक चौंके। इतने वर्षों में अनीता कभी इस तरह नहीं बोली थी। तुम्हारी कहानी? उन्होंने ताना मारा। हाँ, अनीता ने पहली बार आंख मिलाई। मेरी भी एक कहानी थी, पर मैंने छोड़ दी। अब मेरी बेटी अगर वही कहानी जीना चाहती है, तो मैं उसे दीवारों के पार जाना सिखाऊंगी। छोटे छोटे मोर्चे गांव की औरतें चुप नहीं बैठीं। शर्मा जी की बेटी को कौन लायक लड़का मिलेगा जो MBBS वाली हो? इतनी पढ़ाई करा के शादी कौन करेगा उससे? कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये सब बातें चूल्हे के धुएं की तरह पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थीं, पर कविता इन बातों को सुनते हुए भी शांत रही। उसने मां की आंखों में जो आग देखी थी, वही उसे ऊर्जा दे रही थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा का पहला दिन अनीता ने उसके टिफिन में पराठे और गुड़ रखा। चुपचाप कविता के माथे पर हाथ रखा और बोली, सपनों को डराने मत देना, उन्हें उड़ने देना। कविता की आंखें भर आईं।
उस दिन उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। हर उत्तर, हर शब्द मानो उसकी मां की खोई उम्मीदों को शब्द दे रहे हों। नया वादा। रात को जब परीक्षा का पहला दिन खत्म हुआ, कविता ने मां से पूछा, मां, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी? अनीता ने सिरहाने रखी, वही पुरानी किताब उठाई और बोली, क्योंकि तब मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मैं बन सकती हूं। कविता ने मां का हाथ थाम लिया। अब हम मिलकर बनाएंगे एक नई कहानी, मेरी भी और तुम्हारी भी। परिणाम की दहलीज। परीक्षा के दिन तो बीत गए थे, लेकिन अब घर में हर सुबह एक बेचैनी सी होती थी। रिजल्ट कब आएगा? कविता चुप रहती, पढ़ाई जारी रखती, और अनीता हर सुबह अखबार में बोर्ड की साइट की खबर खोजती रहती। घर में सब सामान्य था, पर एक असामान्य ऊर्जा बह रही थी। पड़ोसी की जलन पास वाली चाची ममता देवी एक दिन आकर ताना दे गईं, अरे अनीता बहन, बहुत बड़ा सपना देख रही हो बेटी के लिए, लेकिन ये सब बड़े लोगों के बस की बात होती है। हमारे जैसे गांव के लोग तो बस रोटी चूल्हा देखें, यही ठीक है। अनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ चाची, रोटी चूल्हा भी जरूरी है, लेकिन सपना देखना भी रोटी जितना ही जरूरी होता है। बिना सपना देखे रोटी भी बेस्वाद लगती है। ममता देवी बौखलाकर चली गईं, लेकिन कविता ने सब सुन लिया था। वह मां के शब्दों को भीतर तक महसूस कर रही थी। रिजल्ट का दिन। सुबह से ही इंटरनेट कैफे पर लाइन लगी थी। गांव में कई बच्चों के रिजल्ट आने थे। कविता और अनीता भी पहुंची। वहां लड़कों की भीड़ थी और एक कंप्यूटर स्क्रीन। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। जब उसका रोल नंबर डाला गया, रिजल्ट पास्ड विद डिस्टिंक्शन 91.4%। एक क्षण को सब रुक गया। फिर तालियां बजीं। कुछ लड़कों ने बधाई दी, कुछ ने जलन से मुंह फेर लिया। कविता ने मां की ओर देखा। अनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। सपनों की परीक्षा रात को घर में पूजा हुई, मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। रामसेवक अब भी चुप थे। उन्होंने साफ ना नहीं कहा, लेकिन समर्थन भी नहीं दिया। अनीता ने फैसला किया, शहर के कोचिंग सेंटर में दाखिला कराना होगा। रामसेवक चौंके। शहर? लड़की अकेली शहर में रहेगी? नहीं, अनीता बोली, मैं जाऊंगी उसके साथ और काम भी ढूंढ लूंगी। एक नई जमीन की ओर अगले हफ्ते माँ बेटी पटना पहुंची। किराए पर एक छोटा कमरा लिया गया। कोचिंग सेंटर में दाखिला हुआ। अनीता ने पास के एक हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट का काम पकड़ लिया। कम वेतन, लेकिन सम्मानजनक। हर सुबह माँ जल्दी उठती, खाना बनाती, काम पर जाती। कविता खुद कोचिंग जाती, क्लास नोट्स बनाती, मॉडल टेस्ट देती। दोनों अपने अपने मोर्चे पर लड़ रही थीं। संघर्ष के फूल। एक रात कविता ने माँ से पूछा, माँ, तुम थकती नहीं? अनीता ने मुस्कुराकर कहा, थकती हूँ, पर तेरी उम्मीद मुझे आराम देती है। कांपते आत्मविश्वास की लौ पटना की गलियों में अब कविता को रास्ता पहचान में आने लगा था, लेकिन मेडिकल कोचिंग के क्लासरूम में बैठते ही वह खुद को सबसे छोटा महसूस करती। वहां लड़के लड़कियां बड़े शहरों से आए थे, अंग्रेजी में धारा प्रवाह, अपने कॉन्सेप्ट्स में तेज, आत्मविश्वास में भरे हुए। एक दिन क्लास में जब टीचर ने पूछा, हु कैन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, पूरे क्लास में एक सन्नाटा था। कविता जवाब जानती थी, लेकिन हाथ नहीं उठा सकी। क्लास खत्म होने पर एक लड़की, रिया, जो दिल्ली से थी, बोली, तुम गांव से आई हो ना, लगता है तुम्हारे लिए यह सब थोड़ा मुश्किल है। वह मुस्कुराई, पर कविता के अंदर कुछ टूट गया। मां की गोद में टूटा हुआ मन। रात को वह किताबें लिए बैठे बैठे रोने लगी। मां, मुझसे नहीं होगा, वो सब बहुत आगे हैं, मैं तो बोल ही नहीं पाती ठीक से। अनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा, बांस का पौधा जब उगता है तो पहले 4 साल तक ऊपर नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल वो अचानक 20 फीट ऊंचा हो जाता है।
तू भी वैसे ही है, जड़ें मजबूत कर रही है, ऊंचाई तो निश्चित है। कविता मां की गोद में सिर रखकर सो गई, वही गोद जिसमें कभी अनीता का खुद का टूटा सपना भी सो गया था। असली लड़ाई खुद से अगले दिन कविता फिर कोचिंग गई। क्लास में टीचर ने जब सवाल पूछा, उसने पहली बार हाथ उठाया। सवाल था, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन सही। टीचर ने कहा, करेक्ट, वेल डन। कक्षा में हल्की सी तालियां भी बजीं। उस दिन कविता देर तक लाइब्रेरी में पढ़ती रही। उसने एक लिस्ट बनाई, हर हफ्ते एक नया चैप्टर मजबूत करना है, अंग्रेजी में एक पैराग्राफ रोज बोलना है, खुद से डरना छोड़ना है, मां की दुनिया। उधर अनीता भी हॉस्पिटल में नर्सिंग सहायिका के रूप में काम कर रही थी। वहां उसे रोज मरीजों के खून, दर्द और आंसुओं से दो चार होना पड़ता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे से पट्टी बांधती हो बेटी, क्या तुम डॉक्टर हो। अनीता की आंखों में नमी आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। स्वप्न से संकल्प तक रात को कविता ने मां से कहा, मां, आज टीचर ने मेरी तारीफ की, मुझे लगा कि मैं कर सकती हूं। अनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब तू नहीं, हम कर सकते हैं। कसौटी की घड़ी अब पटना में 3 महीने हो चुके थे। कविता की पढ़ाई तेज चल रही थी। हर रविवार मॉक टेस्ट होता और उसके नंबर धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे। पर घर से आती एक चिट्ठी ने सब कुछ झकझोर दिया। गांव में बारिश से फसल बर्बाद हो गई थी। रामसेवक की दुकान में भी नुकसान हुआ था और अब उनकी उम्मीद थी कि बेटी घर लौट आए, खर्चे कम हों, शादी की बात शुरू हो। गांव से आई आवाजें चिट्ठी में लिखा था, बेटी, अब बहुत पढ़ाई हो गई, तुम्हारी उम्र शादी लायक है। लड़की का कर्तव्य सिर्फ करियर नहीं होता, घर की इज्जत भी देखनी होती है। हमने जितना बन पड़ा किया, अब हमारी सीमा है। कविता ने वो चिट्ठी मां को दिखा दी। अनीता चुप रही, जैसे पत्थर बन गई हो। फिर धीरे से बोली, तेरे दादाजी ने भी मेरे लिए यही लिखा था और मैंने जवाब नहीं दिया था। इस बार हम जवाब देंगे। आर्थिक तूफान, किराया बाकी था, हॉस्टल की फीस चढ़ रही थी, कोचिंग की एक किस्त और देनी थी। अनीता ने हॉस्पिटल से अतिरिक्त शिफ्ट लेना शुरू किया। सुबह 6 से शाम 6 तक काम करने लगी। एक रात बेहोश होकर गिर गई। कविता उसे देखकर टूट गई। वो मां को संभालती रही, मां जो उसके लिए खुद को जला रही थी। कविता का संकल्प, अगली सुबह वह मां के पास बैठी और बोली, अब तुम्हें और नहीं झेलना पड़ेगा। मैं एक प्राइवेट ट्यूटर की जॉब करूंगी शाम में, और अगर जरूरत हुई तो ऑनलाइन मेडिकल कंटेंट लिखने का काम भी करूंगी। अनीता ने कहा, पर तेरी पढ़ाई। मां, अब यह सिर्फ सपना नहीं रहा, यह संकल्प बन गया है। पहला वेतन कविता को एक वेबसाइट से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लिखने का काम मिल गया। कम पैसे लेकिन आत्मसम्मान। जब उसका पहला वेतन आया, RS1 200, तो उसने मां के लिए एक कॉटन की साड़ी खरीदी। अनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, तेरा ये नोट मेरे लिए उस डिग्री से कम नहीं जो मैंने कभी नहीं पाई। एक और चिट्ठी, गांव से एक और चिट्ठी आई। इस बार कोई ताना नहीं, कोई शादी की बात नहीं। रामसेवक ने लिखा, हमने तुम्हें रोकना चाहा, लेकिन अब लगता है तुम सही कर रही हो। हमारी सोच छोटी थी, पर तुम्हारा हौसला बड़ा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बनकर गांव लौटेगी तो सबसे पहले मैं उसके क्लिनिक में इलाज करवाऊंगा। कविता और अनीता एक दूसरे को देखती रहीं, आंखों में चमक, मुस्कान में जीत। परीक्षा की सुबह फरवरी की, वह सुबह जैसे पूरे जीवन की सुबह बन चुकी थी। साल भर की मेहनत, मां की कुर्बानी, कविता की लड़ाई, सब आज इस एक परीक्षा में उतरने जा रहे थे। पूरा पटना मेडिकल एंट्रेंस सेंटर के बाहर छात्रों से भरा था। कुछ के चेहरे डर से सफेद, कुछ में अजीब आत्मविश्वास था। और वहीं खड़ी थी कविता, हाथ में प्रवेश पत्र, दिल में मां की दी हुई तुलसी की माला और आंखों में वह सपना जो कभी अनीता की आंखों में पलता था।
माँ बेटी की विदाई। अनीता ने बेटी का माथा चूमा और कहा, यह सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह हमारी कहानी का पन्ना है, अच्छा लिखना। कविता ने सिर हिलाया। वह अब न डरी थी न हारी। 3 घंटे की कसौटी सेंटर में घड़ी की टिक टिक हर पल भारी लग रही थी। सवाल पेपर हाथ में आया। पहले 2 सेक्शन जैसे उम्मीद के मुताबिक थे। तीसरा सेक्शन, कुछ सवाल मुश्किल थे, लेकिन कविता ने खुद को शांत रखा। हर उत्तर लिखते समय उसे माँ की थकी आंखें, अपनी टूटी सैंडलें और वह पहली पुरानी किताब याद आती, वही किताब जो माँ ने छुपा कर रखी थी। उसने आखिरी उत्तर भरते हुए खुद से कहा, अब यह सपना मेरा नहीं, माँ का भी है और हम इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा के बाद बाहर निकलकर वह माँ को देखकर बस दौड़ पड़ी। माँ, पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छा। अनीता ने उसके कंधे पकड़ लिए। अब तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं है, हर उस औरत की है जिसे कभी पढ़ने नहीं दिया गया। रिजल्ट से पहले की रातें एग्जाम खत्म हुआ, पर असली इंतजार अब शुरू हुआ। हर रात कविता किताब खोलती, लेकिन पढ़ती नहीं थी, सिर्फ निहारती। अनीता चुपचाप उसकी थाली में खाना परोसती और हर दिन यही कहती, अब चिंता नहीं, भरोसा रख। वक्त जैसे रेंगते रेंगते चलता रहा और फिर वह दिन आया। एमबीबीएस एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। उस दिन इंटरनेट भी धीमा लग रहा था। कोचिंग सेंटर के लैब में स्क्रीन पर रोल नंबर टाइप किया गया। रोल नो 1730417। स्टेटस सिलेक्टेड, रैंक 1487, ऑल इंडिया, क्वोटा यस गोव्ड, मेडिकल कॉलेज अलॉटेड। कविता ने स्क्रीन को 2 बार पढ़ा, फिर माँ की ओर देखा, दौड़ पड़ी और माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, हम जीत गए। घर की छत पर नीला आसमान। उस रात पटना की छत पर माँ और बेटी लेटे हुए थे। अनीता ने कहा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन मेरी कोख से जो सपना निकला वह अब इलाज करेगा। कविता बोली, अब मैं किसी की दवा नहीं बनूंगी माँ, अब मैं किसी की दवा बनूंगी। नई जिंदगी की पहली घंटी पटना से अब कविता का सफर एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दरभंगा। कॉलेज की इमारत बड़ी थी, दीवारों पर नामों की पट्टियां थीं और हर कोना उन छात्रों की कहानियां कहता था जो कभी सपना लेकर यहां आए थे। कविता अब उनमें से एक थी। पहला दिन, पहला कदम, कक्षा का पहला दिन था। वह सामने बैठे प्रोफेसर को देख रही थी जो एनाटॉमी पढ़ा रहे थे। आप सब अब भविष्य के डॉक्टर हैं, याद रखें, एक डॉक्टर सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा का भी इलाज करता है। कविता ने सिर झुका लिया। उसे लगा ये बात सीधे उसके दिल तक पहुंची। क्लास के बाद सब छात्र एक दूसरे से मिल रहे थे। वहीं एक लड़की, श्वेता, कविता के पास आई। तुम कविता शर्मा हो ना? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। गांव से आकर ये सब करना आसान नहीं होता। तुम इंस्पिरेशन हो। कविता मुस्कुरा दी। पहली बार उसे लगा वह अब सिर्फ एक छात्रा नहीं रही। अनीता का बदला हुआ सपना। उधर अनीता अब गांव लौट आई थी, लेकिन इस बार वह वही सास बहू वाली अनीता नहीं थी। अब वह गांव की लड़कियों को इकट्ठा करती थी, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसने पंचायत भवन में महिलाओं की पहली शिक्षा सभा शुरू की। ममता चाची, जो पहले ताने देती थीं, अब खुद अपनी पोती का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा रही थीं। अनीता अब सिर्फ माँ नहीं, एक बीज बन चुकी थी जो बदलाव को जन्म दे रहा था। कॉलेज की रातें, माँ की चिट्ठियाँ। कविता हॉस्टल में देर रात तक पढ़ती और माँ की चिट्ठियाँ पढ़ती। एक चिट्ठी में माँ ने लिखा, बेटा, अब जब तू दूसरों का इलाज करेगी तो ध्यान रखना, हर औरत सिर्फ मरीज नहीं होती, कई बार वो खुद भी डॉक्टर होती है, बस उसे कभी पहचान नहीं मिली। एक और सपना। कॉलेज के एक इवेंट में कविता को मेडिकल समाज सेवा अभियान में शामिल किया गया। उसे अब गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी थी। पहली बार वह अपने ही गांव पहुंची, डॉक्टर की कोट में, स्टेथोस्कोप के साथ। गांव के लोग हैरान थे, भावुक भी।
और रामसेवक पिता सामने आकर बोले, आज मेरी बेटी नहीं, मेरी गुरु आई है। अनीता की आंखों में पूर्णता। अनीता ने जब बेटी को क्लिनिक में बैठे देखा तो कहा, अब कोई लड़की ये ना कहे कि उसका सपना अधूरा रह गया। फिर से बोया गया सपना, अंतिम भाग, अब से 5 साल बाद। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से कविता शर्मा MBBS की डिग्री लेकर निकली, पूरे राज्य में अव्वल रहने वाली छात्रा बनकर। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। जिस गांव ने एक समय कहा था, लड़की पढ़कर क्या करेगी, उसी गांव ने अब कहा, ये हमारी बेटी है, हमारी डॉक्टर बिटिया। एक नई शुरुआत, छूटा हुआ सपना, अभियान। कविता ने अपने पहले वेतन से कुछ नहीं खरीदा, न फोन न कपड़े। उसने उस पैसे से गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, नाम रखा छूटा हुआ सपना। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, यह एक केंद्र था जहां गांव की लड़कियां आकर पढ़ सकती थीं। महिलाओं को हेल्थ और हाइजीन पर सेशंस मिलते थे और सबसे बड़ी बात, सपने देखने की अनुमति मिलती थी। अनीता वहां बैठती थीं, चाय बनाती थीं, कहानियां सुनाती थीं, अपनी, कविता की और उन औरतों की जिनके सपनों को कभी आवाज नहीं मिली। एक शाम एक नई लड़की, एक दिन एक 13 साल की लड़की आरती आई। वह कह रही थी, मुझे भी डॉक्टर बनना है, पर पापा कह रहे हैं कि छठी के बाद स्कूल बंद। कविता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, छूटा हुआ सपना अब नहीं छूटेगा, अब यह एक और कहानी बनेगा, तेरी। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, हर अधूरा सपना किसी और के सपने में पूरा होता है, अंत की नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत। एक पुराने संदूक में अब भी वह मानव शरीर की संरचना वाली किताब रखी थी, लेकिन अब वह बंद नहीं थी, उसके चारों ओर और किताबें जुड़ चुकी थीं। कविता ने वो किताब आरती को थमाई और कहा, यह किताब कभी मेरी मां की थी, फिर मेरी हुई, अब तेरी है। आरती ने पूछा, इसमें क्या है? कविता बोली, एक सपना जो कभी छूटा था, अब तेरे हाथों से पूरा होगा, समाप्त नहीं। शुरुआत गांव की गली में। अब शाम को जब लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं तो लोग सिर हिलाते नहीं, तालियां बजाते हैं। अनीता चौपाल में बैठी होती हैं और गांव की औरतें अब उनसे पूछती हैं, दीदी हमारी बेटियां भी पढ़ सकती हैं ना? और अनीता हर बार एक ही बात कहती हैं, बेटियां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो सपनों को भी जन्म देती हैं, और अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा।